हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अभी मैं कंटिन्यू मध्य प्रदेश के ओल्ड पेपर को मैं यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर में 1993 से लेकर हमने 1993 का देखा, 95 का देखा। आज हम देखेंगे 1997 का प्रश्न पत्र। ठीक है, 2 घंटे का समय हुआ करता था, 200 नंबर का हुआ करता था और मात्र 100 क्वेश्चन हुआ करते थे। समय के साथ साथ ये सीमा बढ़ती ही चली गई। ठीक है, तो आइए हम 1997 के जो हमारे आज के वर्तमान में सिलेबस में जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चनों को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। और जो सब्जेक्ट में नहीं है मैंने यहाँ पर स्किप कर दूंगा, ठीक है, और आगे हम चल देंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले 2 महीने एग्ज़ाम है हमारी, उसमें आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, ये 97, ठीक है, 1997 का जो हमारा प्रश्न पत्र है। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बात करता है एविडेंस एक्ट की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक ये आपने एक्ट को पढ़ा लिया होगा, नहीं तो बताइएगा, हम पढ़ाएंगे। इसका ये साक्ष्य एविडेंस हमारा कब लागू हुआ? 1 सितंबर को हुआ, सही बात है, लेकिन 1862 को नहीं। 1 अक्टूबर को हुआ ही नहीं, 1872 को हुआ, सही। 1 जुलाई 1872 को, 1872 को हुआ, लेकिन जुलाई को नहीं। तो दोस्तों 1 सितंबर को हुआ ये, और ये 1 सितंबर यहाँ पर नहीं है लेकिन वो 1862 है, तो 1 सितंबर 1872 को हमारा ये एविडेंस एक्ट लागू हुआ। ये तारीख हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रही है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, शिनाख्त परेड के सुसंगत हैं, ये बारे में मैं आपको पिछले हमने ओल्ड पेपर लगाया था, उसमें ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। और उम्मीद करता हूँ यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपका सही ऑप्शन दे पाए होंगे। बताइए, सही ऑप्शन हमने लगा लिया होगा। 7, 8, 9, 11। दोस्तों सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 9। धारा 9 हमारी शिनाख्त परेड के बारे में बताती है, ये तथ्य सुसंगत है। ठीक है, धारा 9 इसके बारे में बात करती है। महत्वपूर्ण धारा 9 याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एडीपीओ का महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सा से असन शूटिंग द्वारा, असन मतलब होता है शूटिंग द्वारा, बाघ की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित है। हत्या के लिए विचारित है। ये तथ्य कि लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यासी था। असन मतलब शूटिंग करने का अभ्यासी था, हत्या करने के। ठीक है, तो क्या था? अभ्यासी था मतलब। तो ऐसा तथ्य क्या होता है? ऐसा तथ्य सुसंगत है, विसंगत है, ग्रह है, या उपरोक्तों में से कोई नहीं। दोस्तों ऐसा सच है, ये मतलब ऐसा जो आशय है, ठीक है, जो आसन करने का अभ्यासी था, तो ऐसा तथ्य सुसंगत नहीं है, ये विसंगत होगा। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा यहाँ पर विसंगत होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा बी सही होगा। क्या है दोस्तों? ऐसा संगत, ऐसा अभ्यासी क्या कहलाएगा? उसका आशय विसंगत कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कथन सभी संस्वीकृतियाँ होती हैं, परंतु सभी संस्वीकृतियाँ नहीं हो सकती। दोस्तों ये हमारा बताइए, ये ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है? ये सत्य है, असत्य है, अंशतः सत्य, अंशतः असत्य, और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सभी संस्वीकृतियाँ होती है, परंतु सभी स्वीकृति होती है, और यहाँ लिखा नहीं हो सकती, तो ये सही हमारा ऑप्शन होगा। दोस्तों ये कथन हमारा असत्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, एविडेंस एक्ट में 167 धाराएँ हैं, जो कि छोटा एक्ट है, अच्छा एक्ट है। कुल हमारे को 11 अध्याय यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना। बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है हमारे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। ध्यान रखिएगा, इन तीनों एक्टों को अच्छे से समझते चलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत होती हैं। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ, मौखिक हम बोलते हैं, ये था ना, वो सुसंगत होती है। कब होती है? जब उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार ये दर्शित ना कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साक्ष्य देने का ये हकदार है। ठीक है, सही बात है। और दूसरा देखिए, पेश किया गया दस्तावेज निर्वादित है, पूर्णतः सुसंगत है, कोई भी सत्य नहीं है,
दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही है। उन्हें साबित करने की स्थापना करने वाला पक्षकार ये है दर्शित ना कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतवस्तु को देसी साक्ष्य देने का ये हकदार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पास सही होगा 5 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गलत कथन चुनिए, असत्य कथन बताना है। संस्वीकृतियाँ विसंगत हो जाती हैं, कब हो जाती हैं? जब ऐसी संस्वीकृति करते समय अभियुक्त मत था। ठीक है, यदि ऐसी संस्वीकृति करते समय यदि अभियुक्त पागल था, समझ नहीं सकता था, तो वो ऐसी क्या होगा दोस्तों? ऐसी संस्वीकृति विसंगत हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। जब ऐसी संस्वीकृति जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से उत्पीड़न द्वारा कारी थे, जब वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो, तो सभी सत्य हैं। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जब ऐसी संस्वीकृति करते समय अभियुक्त मत जा, ठीक है, समझ नहीं सकता था, तो ऐसी संस्वीकृति क्या हो जाएगी दोस्तों? विसंगत हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन और ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ को बा की हत्या के लिए अभियोजित किया गया था। आ ने पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध स्वीकृति की ओर से पश्चात दंडाधिकारी को बतलाया, मैंने पुलिस अधिकारी को कहा था कि मैंने बा की हत्या की है। ये कथन क्या है? आग्रह है, ग्रह है, न्यायालय का विवेकाधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये है आग्रह है। पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति क्या है? आग्रह है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक विवाहित महिला जो अपने नवजात बालक की हत्या करने की अभियुक्ता थी, उसे पुलिस अभिरक्षा में परीक्षण हेतु डॉक्टर के पास भेजा गया। जब उसका डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया जा रहा था, तब उसने अपराध संस्वीकृति की। पुलिस कांस्टेबल उस कमरे के बाहर खड़े रहे, ठीक, जहाँ का परीक्षण चल रहा था। ये संस्वीकृति क्या होगी? आग्रह है, ग्रह है, न्यायालय का विवेकाधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये भी हमारा आग्रह है। ऑप्शन नंबर 8 का भी ए सही होगा। ये पुलिस के साथ दोस्तों की गई और बाहर खड़े थे, तो ये नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या होगी? आग्रह होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा ये स्वीकृतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे आप चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मृत्युकालिक कथन ग्रह होता है केवल दीवानी मामलों में, दंडिक मामलों में, दीवानी दंडिक दोनों मामलों में, और परिस्थिति पर निर्भर करता है। और दोस्तों मृत्युकालिक कथन जो है वो चाहे क्रिमिनल मामला हो, चाहे वो फौजदारी और सिविल मामला हो। ठीक है, दीवानी और दांडिक दोनों मामलों में सही ऑप्शन हमारा डी होगा। ठीक है, सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। साक्ष्य अधिनियम में प्राण्याय से सुसंगत है किस धारा के अंतर्गत? धारा 40, धारा 41, धारा 45 विसंगत है, तो सुसंगत है ये धारा 40। ऑप्शन नंबर ए पर सही ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं 11। गलत कथन चुनना है हमें यहाँ पर। दांडिक कार्यवाही में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे सील का है। दीवानी मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिसे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए थी प्रभाव पड़ता है, सुसंगत नहीं है। पूर्व दो सिद्धि बुरे सील के साक्ष्य के स्वरूप में सुसंगत है। दीवानी मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील कैसा है विसंगत है। दोस्तों 11 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। दीवानी मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलने चाहिए प्रभाव पड़ता है, तो भी सुसंगत नहीं है। गलत बात, दूसरी ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
नियम अनुचित साक्ष्य ग्रहण नहीं होते हैं का अपवाद है। किस धारा में इस बारे में अपवाद को बताया गया है? धारा 9, धारा 65, रेज जेस्टे, उपरोक्त सभी। दोस्तों अनुचित साक्ष्य जो ग्रहण नहीं है वो रेज जेस्टे के सिद्धांत में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीय साक्ष्य निम्न में से कब नहीं दिया जा सकता? सेकंड, यहाँ पर द्वितीय साक्ष्य की बात की जा रही है, कब नहीं दिया सकता? जब मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है, जैसा साक्ष्यहीन है, जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना है। जब उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने का प्रस्तावना करने वाला पक्षकार किसी युक्त कारण से उसे युक्त समय में पेश नहीं कर सकता, जबकि मूल एक निजी दस्तावेज है तथा उस पक्षकार के कब्जे में है जो उसकी अंतर्वस्तु को प्रमाणित करना चाहता है। दोस्तों ये 13 उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन हमारा यहाँ पर 13 का गा सही होगा। जबकि वह मूल एक निजी दस्तावेज है और उस पक्षकार के कब्जे में है जो उसकी अंतर्वस्तु को प्रमाणित करना चाहता है, यह ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर गा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। निम्न में से किस मामले में मौखिक साक्ष्य दी जा सकती है अस्पष्ट को स्पष्ट करने के लिए? विक्रेता ने क्रेता को विक्रय पत्र द्वारा इस उल्लेख के साथ अपना मकान विक्रय किया कि उसका मकान हावड़ा में स्थित है, जबकि हावड़ा में उसका कोई मकान नहीं है, उसका मकान कलकत्ता में है, जिस पर विक्रय पत्र पर निष्पादित होने के लिए दिनांक से उस पर उसका कब्जा है। ये सही है दोस्तों, ये अस्पष्ट को स्पष्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रेता ने लिखितम द्वारा क्रेता को अपना एक घोड़ा उस उल्लेख के साथ विक्रय किया कि घोड़ा पर 12,000 रुपये में अथवा 1,200 रुपये में विक्रय किया जाता है। इससे स्पष्ट नहीं हो पाता, स्पष्ट नहीं हो पाता। एक लिखितम में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया गए, विक्रेता रिक्तियों को स्पष्ट करना चाहता है, इससे भी दोस्तों नहीं हो पाएगा। विक्रेता ने क्रेता को लिखितम द्वारा अपने रामपुर स्थित 100 बीघा जमीन बेची और रामपुरा में उसके पास 100 बीघा जमीन है, तो विक्रेता साक्ष्य देना चाहता है कि उससे भिन्न स्थान भी जमीन बेची है। तो दोस्तों इसका भी साक्ष्य नहीं दे सकता। सही ऑप्शन है जो अस्पष्ट को स्पष्ट करता है वो करता है धारा 14 का ए, ठीक है का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा समझाए जा रहे हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और कोई कमेंट हो तो प्लीज़ करिएगा, देखते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। अब मात्र हमारे पास अक्टूबर नवंबर अच्छे तरह से 2 माह रह गए हैं पूरे, बाकी अब समय नहीं रहा है। ध्यान रखिए रिवीजन और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। निम्न में से कौन सा एक लोक दस्तावेज है? पब्लिक दस्तावेज कौन सा है दोस्तों? ये वाद पत्र है, लिखित कथन है, धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट है। तो दोस्तों वाद पत्र भी ये किसी व्यक्ति द्वारा लिखा और लिखित कथन, और यहाँ पर हम बात करें तो लोक दस्तावेज जो है वो धारा 54 CRPC की जो है के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वो लोक दस्तावेज है। सही ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे लिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे हमको एग्ज़ाम में, और ठीक है, और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये काफ़ी टफ क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। धाराओं से नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चन लगाने से हमें यही फ़ायदा होगा। सत्य कथन चुनना है हमें, यहाँ हम कभी गहराई से पढ़े हुए होंगे तो ही क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, अन्यथा परेशानियों का सामना होगा। विबंध का सिद्धांत केवल दीवानी मामलों में ही लागू होता है। विबंध का सिद्धांत केवल दीवानी मामलों में ही लागू होता है। विबंध का सिद्धांत केवल दंडिक मामलों में ही लागू होता है। विबंध का सिद्धांत दोनों ही मामलों में लागू होता है। यदि विबंध का अभिवचन पक्ष अभिनिवेदन में पूर्व नहीं किया गया हो तो इसका लाभ बाद में लिया जा सकता है। दोस्तों 16 का सही ऑप्शन है कि सिर्फ विबंध का जो सिद्धांत है ये केवल दीवानी मामलों में ही लागू होता है, ठीक है। सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 17। किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कम से कम कितने साक्ष्यों की आवश्यकता होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है सिविल जज के हिसाब से भी, ठीक है, और अपने CIDPO में भी आया है। तो आइए कितने साक्षी होना आवश्यक है दोस्तों? कम से कम 1, कम से कम 2,
कम से कम 5, कोई विशिष्ट संख्या नहीं है। धारा दोस्तों यहाँ पर एक चीज़, कोई विशिष्ट संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी होगा। ठीक है, इस तथ्य को साबित करने के लिए कम से कम कितने लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साक्ष्यों की परीक्षा का सही क्रम बताना है। क्या है? प्रति परीक्षा, मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा। और दोस्तों सर्वप्रथम हमारी होती है मुख्य परीक्षा। क्या होती है सर्वप्रथम हमारी? मुख्य परीक्षा। उसके बाद हमारी होती है प्रति परीक्षा, और फिर यदि कोई वो चाहे तो फिर क्या होती है हमारी पुनः परीक्षा। तो देखिए दोस्तों, बा आ सा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, बा आ सा। ये दोस्तों बी नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा, बी। ठीक है, पहले होती है हमारी मुख्य परीक्षा, फिर होती है हमारी प्रति परीक्षा, और फिर होती है हमारी पुनः परीक्षा। ठीक है, सही ऑप्शन है हमारे यहाँ पर बी, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई पक्ष अपने साक्षी से प्रति परीक्षण कर सकता है? किस धारा में बताया गया है इस बारे में? धारा 122, धारा 133, धारा 141, धारा 154। दोस्तों साक्ष्य विरोधी मतलब ये पक्ष अपने पक्ष से प्रतिपरीक्षण कर सकता है, तो ये धारा 154 है। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 154। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक साक्षी से पूछा जाता है कि क्या उसे किसी अपराध के लिए पूर्व दोष सिद्धि किया गया था। वह मना करता है, उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकता है। यह साक्ष्य ग्रह है, यह साक्ष्य आग्रह है, ये न्यायालय का विवेकाधिकार है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एविडेंस का, और ये है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये एक साक्ष्य में ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा, साक्ष्य में ग्रह है, ए सही होगा। दोस्तों ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे एविडेंस के हुए। अब हर शुरू हो रहा है हमारा इंडियन पेनल कोड आईपीसी के देखेंगे। ठीक है, और पहले इन्हीं के एग्ज़ामों के 3 पेपरों के ही मद्देनज़र एग्ज़ाम निकल जाया करती थी हमारी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 और 20 15-20 क्वेश्चन यहाँ पे इन 3 एक्टरों से पूछे जाते थे। ठीक है, तो हमारा सिलेक्शन इन्हीं का पर होता था। लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा 28 सब्जेक्ट हैं और साथ ही 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो इस बार हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पर हमें कम देखने को मिले। छोटे एक्टरों से मात्र हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी इंडियन पेनल कोड से आप +5 या उससे ऊपर ही मानते चलें। 21 क्वेश्चन बोलता है आईपीसी का, यदि एक अपराधी को केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए ₹1000 के जुर्माने से दंडित किया गया है, तब जुर्माना ना देने की दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि से अधिक नहीं हो सकेगी। दोस्तों 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। दोस्तों जो अवधि हो सकेगी वो हो सकेगी चाहे महीने, 6 महीने से अधिक नहीं हो सकेगी कारावास। ठीक है, जुर्माना ना देने पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सफल अभियोजन का परिणाम होगा क्या होगा? अभियुक्त की दोष सिद्धि, अभियुक्त को दोष मुक्ति, उन्मुक्ति अभियुक्त की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अभियोजन का परिणाम होगा तो उन्होंने केस कराए तो अभियुक्त दोष सिद्धि ही चाहेगा, वो उसका सफल होगा तो क्या होगा? अभियुक्त की दोष सिद्धि। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब गहराई में जाने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों। ये ऐसे हम यदि आईपीसी पढ़ते हैं तो हमें ऐसी चीज़ें मतलब धाराओं में या कहीं देखने को नहीं मिलती। ठीक है, आप पेपर लगाने देखिए हमारी चीज़ क्लियर हो रही है कि ठीक है ये इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे सामने देखे जा सकते हैं। तो यहाँ विचार हमारे नए उत्पन्न होंगे और हम यहाँ पर कुछ अलग टेक्नोलॉजी से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है ना, सामान्य सा क्वेश्चन है लेकिन किसा घुमा के पूछा गया, ये आप देखिएगा। कोई व्यक्ति विधिक मानसिक विकृति से पीड़ित था, ये तय करने का निर्णायक समय होता है कार्य करते समय, कार्य से पूर्व, कार्य के पश्चात, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई व्यक्ति विधिक मानसिक विकृति से पीड़ित था, ये तय करने का निर्णायक समय होता है कार्य करते समय। सही ऑप्शन दोस्तों ए होगा, कार्य करते समय। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर 24। अप्रतिरोध आवेग पागलपन के अंतर्गत नहीं आता है, पागलपन के अंतर्गत करता है, पागलपन के अंतर्गत करता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में आता है, परिणाम पर आधारित परिस्थितियों के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही अलग क्वेश्चन, ठीक है, और सिविल जज से बहुत ही भिन्न यहाँ पर हमको एडीपीओ का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। आईपीसी एविडेंस में बहुत ही अलग टाइप है, ठीक है, ध्यान रखिए। और बहुत नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की हमको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल जज में, अन्य एग्जामों में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के देखा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हेल्प होगी इस क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। तो अप्रतिरोध आवेग क्या है दोस्तों? परिणाम पर आधारित परिस्थितियों के अंतर्गत आता है ये। तो ये ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25। न्यायालय के निर्णय या आदेश की अनुसरण में किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं में अपराध नहीं है। दोस्तों, ये न्यायालय द्वारा कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, न्यायालय कोई आदेश देता है, कोई निर्णय, ठीक है, तो उसके जो है वो काय में आता है। मैंने आपको बताया था साधारण अपवाद, हमारा अध्याय 4 साधारण अपवाद में आता है। और किस धारा में इसके प्रावधान किया गया है? तो धारा शुरुआती तो 76, 77 और 78 जो है ये बात करती है न्याय कार्य करते समय, ठीक है। और जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि न्याय के निर्णय या आदेश के विरुद्ध, तो इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये 78 बात करती है, ठीक है। और 77 हमारी बात करती है उसके न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, है ना, न्यायालय के मतलब जो जल्लाद की साजिश जो सजा है। और जैसे कि कोई पुलिस अधिकारी द्वारा 76 बात करती है, पुलिस अधिकारी द्वारा किसी एक ही व्यक्ति के नाम हमें उस व्यक्ति को नहीं पकड़ सका, किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ लिया, तथ्य की भूल माफ़ है, ठीक है। तो ऐसे जो अपवाद के अंतर्गत आते हैं। और मेरे हिसाब से सारी ही धारा महत्वपूर्ण है, वो 76 से लेकर 106 तक, उन सारी धारा को आप देख लीजिएगा तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि मैं आपको अभी तक पेपर लगा रहा हूँ, सभी पेपरों में आप देख रहे हैं कि साधारण अपवाद से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में निम्न में से किस परिस्थिति में अधिकार उत्पन्न नहीं होगा? फिर देखिए दोस्तों, कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार के संबंधी क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका सही ऑप्शन होगा जहाँ लोग प्राधिकारी से संरक्षण प्राप्त करने का पर्याप्त समय एवं अवसर उपलब्ध हो, जब आघात हथियारों से सुसज्जित अन्य व्यक्ति द्वारा आपराधिक अतिक्रमण करने की संभावना हो, जब किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने अथवा मृत्यु की संभावना हो। अपने सही परिस्थितियों में दोस्तों, सही परिस्थितियों में नहीं, आप सही ऑप्शन दोस्तों हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, जब हाँ जहाँ लोक प्राधिकारी से संरक्षण प्राप्त करने का पर्याप्त समय एवं अवसर उपलब्ध हो, ऐसी स्थिति में प्राप्त नहीं होगा। बाकी स्थिति में ध्यान रखा होगा, सही बात है। ये ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ 1 होगा, क्योंकि लोक प्राधिकारी से संरक्षण प्राप्त करने के समय ऐसा अवसर उपलब्ध होगा। सत्ताईसवां क्वेश्चन। जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा 2 वर्ष से अधिक नहीं, आजीवन कारावास से, मृत्युदंड से, उस दंड से जो अपराध के लिए उपबंधित है। दोस्तों, सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उस दंड से जो अपराध के लिए उपबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। बा और सा ने एक अपराध करने का षड्यंत्र किया, फिर और बा ने बाद में उस योजना को त्याग दिया। सा इन्वॉल्व रहा, बाकी दोनों त्याग दिया, परंतु सा ने वही अपराध घटित किया जिसके लिए उन तीनों ने षड्यंत्र रचा था। जब सा को गिरफ्तार किया गया तो उसने आ और बा का भी नाम बताया। आ और बा ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने अपराध करने का इरादा त्याग दिया था और उसमें उन्होंने भाग भी नहीं लिया था। तो इसमें सही ऑप्शन बताना है कि और आ को अभियोजित किया जाएगा। किसी को भी आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा।
आ बा सा तीनों को आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजित किया जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, उनका इरादा बदल जाने से यहाँ पर सही ऑप्शन है, किसी को भी आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर षड्यंत्र का धारा नहीं लगेगी। ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत राजद्रोह को परिभाषित किया गया है? दोस्तों 124 का जो है हमारी 121 का 124 का हमें राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, घा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। गलत जोड़ी चुनिए। अपराध षड्यंत्र 2 या अधिक व्यक्ति, विधि विरुद्ध जमाव 5 या अधिक व्यक्ति, बलवा 5 या अधिक, और दंगा 5 या अधिक। दोस्तों दंगा गलत होगा। यहाँ पर दंगा में 1 या 2 व्यक्ति यहाँ पर चाहिए। ठीक है, 1-2 व्यक्ति यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 व्यक्ति जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दंगा यहाँ पर हमारा गलत होगा। आइए 31 क्वेश्चन देखते हैं। एक अंधे व्यक्ति को अश्लील पत्रिका विक्रय करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 252 के तहत आरोपित किया गया। का बचाव था कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि जो पत्रिका उसने विक्रय की वहाँ अश्लील थी। ऐसी स्थिति में सही ऑप्शन बताना है। तथ्य की भूल के कारण असफल होगा। असफल होगा। न्यायालय का विवेक का अधिकार है। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो पहले बारे में जान लें। ठीक है, तो इस पर यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वहाँ असफल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वह असफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 32। उम्र की 21 वर्ष और उसकी प्रेमिका उम्र 19 वर्ष दोनों आत्महत्या करने के लिए तैयार होते हैं। बा की हत्या कर देता है, परंतु हिम्मत टूटने से अपने आप को नहीं मारता। तब ने अपराध किया। क्या हत्या किया उसने? अपराधी मानववध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है। आत्महत्या का प्रयत्न किया, कोई अपराध नहीं किया। दोस्तों ने हत्या तो नहीं किया, लेकिन उसने आपराधिक मानववध जो कि हत्या की कोटि में आने वाला कार्य किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। ठीक है, आपराधिक मानववध। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। या बाकी नाक खींचने का प्रयास करता है या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए आग को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप आग को अचानक तीव्र आवेश आ जाता है और वह या का वध कर देता है। ने अपराध किया। हत्या आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं, कोई अपराध नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों या नाक खींचा तो या बाकी नाक खींचने का प्रयास किया जाता है। तो आने जो अपराध किया है दोस्तों, वो अपराध हत्या की कोटि में आने वाला अपराध है। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए, हत्या। ठीक है, 33 का सही ऑप्शन होगा ए, हत्या। 34। स्वेच्छापूर्वक और घोर उपति कारित करना। स्वेच्छापूर्वक और घोर उपति कारित करना भारतीय दंड संहिता की निम्न किन धाराओं में परिभाषित किया गया है? धारा 321, 322, 323। दोस्तों इसको घोरपति को परिभाषित किया गया है 322 में। आईपीसी की धारा 322 में परिभाषित किया गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। गलत जोड़ी चुनिए। सदोष अवरोध, सदोष परिरोध धारा 41 के लिए दंड। आपराधिक बल 350, अपहरण 362, हमला 351। दोस्तों सही है, अब हमला 351 में परिभाषित किया गया है। अपहरण को 362 बताया गया है। आपराधिक बल को 350 में, सदोष परिरोध को 341 दिया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोरी जंगम संपत्ति के विरुद्ध वह अपराध है जिसमें सहमति नहीं ली जाती, धोखे से ली जाती है, दबाव में ली जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों चोरी वह जंगम संपत्ति के विरुद्ध वह अपराध है जिसमें सहमति नहीं ली जाती, बिना सहमति के उठाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा ए। मध्य प्रदेश राज्य रापा के नियम की एक बस में सफ़र कर रहा है और जहां उसे एक सोने की अंगूठी पड़ी मिली, वह उसे वहां से उठा लेता है और बाद में भेज देता है। आने अपराध किया। आने कौन सा अपराध किया? चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग, कोई नहीं। दोस्तों उसको अंगूठी मिलने के पश्चात उसने वहाँ उसको लौटाना कोशिश करना था।
ऐसी स्थिति में उसको माना जाएगा कि उन्होंने आपराधिक दुर्विनियोग किया है। ठीक है, आपराधिक दुर्विनियोग ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हाँ, एक कपड़े की दुकान में लूट करता है और उसी रात उसे इसका पछतावा होता है और वह लूट की रकम दुकान के मालिक को लौटा देता है। आने अपराध किया है। लूट का प्रयत्न, कोई अपराध नहीं, कोई उपरोक्त में से कोई नहीं। अब दोस्तों उसने लूट तो किया है, प्रयत्न तो नहीं, लूट कर ही डाला था। ठीक है, पश्चात तो यहाँ पर लूट तो मानी जाएगी। ठीक है, सही ऑप्शन होगा यहाँ पर लूट, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में परिभाषित मानहानि के अपराध में कुल कितने अपवाद हैं? 7, 8, 9, 10 सभी अपरेक्षित होंगे 499 से। इस अपवाद बताए गए हैं, 10 अपवाद हैं टोटल। ठीक है, सभी जानते होंगे। सही ऑप्शन यहाँ पर डी सभी का लग चुका होगा। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध परिभाषित भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बताया गया है? 181, 182, 151, 152। सही ऑप्शन दोस्तों 151 में परिभाषित किया गया है मिथ्या साक्ष्य को। आइए दोस्तों, ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 20 आईपीसी 20 एविडेंस के। अब शुरू होता है हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आइए देखते हैं। सीआरपीसी किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है, जिसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? पुलिस अधिकारी द्वारा, कार्यपालक अधिकारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा, न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। उम्मीद करता हूँ सभी ने ऑप्शन लगा लिया होगा। अन्वेषण हमेशा पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। सही ऑप्शन हमारा ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजन की नियुक्ति की जाती है। इस क्वेश्चन को भी सभी ने लगा लिया होगा। ठीक है, 25 भारत धारा 25 इस बारे में नियुक्ति के बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, 20, 24, 13, 25 सही ऑप्शन है हमारा दोस्तों। सीआरपीसी की धारा 25 इस बारे में प्रावधान करती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय दंडादेश दे सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है ना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का दंडादेश के बारे में आप प्लीज देख लीजिएगा। 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास, 2000 रुपये तक के जुर्माने का कारावास, उपरोक्त दोनों में तो कोई नहीं। तो 2000 रुपये नहीं 5000 रुपये तक दे सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 43 का 1 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसकी किसी संज्ञेय अपराध से संबंध रह चुका है। जब किसी व्यक्ति पर आसांगिक अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है, जो एक छोड़ा गया दोषी है। ठीक है, और जो अपने कब्जे में विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना गृह वेदन का सामान रखता है। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जब किसी व्यक्ति पर यह आसंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है, ऐसी स्थिति में दोस्तों सही ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45। जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी भी स्थान पर हो, तब वहां साधारणतः ऐसा समन 2 प्रतियों में भेजेगा। सक्षम अधिकारी वाले मजिस्ट्रेट को, स्थानीय अधिकारिता वाले निरीक्षक को, उपरोक्त में से किसी को भी, और कोई नहीं। दोस्तों ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के मजिस्ट्रेट को वह भेजेगा। सही ऑप्शन हमारा ए होगा। ठीक दोस्तों 45 क्वेश्चन हुए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित किया जा सकता है किसके द्वारा? केवल उस स्थान पर जहां वह व्यक्ति रहता है जिसके विरुद्ध यह वारंट जारी किया गया है, केवल उस स्थान पर जहां वह व्यक्ति अपना कारोबार करता है जिसके विरुद्ध यह वारंट जारी किया गया है, केवल उस स्थान पर जहां से वह वारंट जारी किया गया है, भारत के किसी भी स्थान पर। दोस्तों वारंट का निष्पादित किया जा सकता है भारत के किसी भी स्थान पर। सही ऑप्शन नंबर डी
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। दो सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति आदेश देने में सक्षम है। दो सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति आदेश देने में सक्षम नहीं है। कौन सा न्यायालय? लेहसन न्यायालय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपरोक्त सभी सक्षम हैं। दोस्तों 47 का ऑप्शन नंबर होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यहाँ पर सक्षम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है। 48। पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण का आदेश दे सकता है कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास। ये 48 हमारा सही ऑप्शन का। 49। धारा 144 के अधीन पारित आदेश प्रवृत्त रहता है जिसकी अवधि सामान्यतः निम्न से अधिक नहीं होगी। कितनी अवधि होगी? कितनी अवधि तक वो लागू रहेगा? 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 7 दिन। तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका होगा 2 महीने। 2 महीने हमारा 49 का सही ऑप्शन होगा। 2 महीने तक होगी, इससे अधिक नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन सही। आइए क्वेश्चन नंबर 50। जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर संज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तला दी जाती है तो वह इसे लेखबद्ध कर इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाएगा। ऐसी इत्तला का सार ऐसी पुस्तकों में जो उस अधिकारी द्वारा रखी गई है प्रविष्टि करेगा तथा सूचनादाता की हस्ताक्षर लेगा। इत्तला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। घटना स्थल के लिए प्रस्तावन करेगा। 150 का सही ऑप्शन है इत्तला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये 250 50 क्वेश्चन कंप्लीट। आइए 51वां क्वेश्चन देखते हैं। जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, वहां मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में अधिकतम किस अवधि के लिए निरोध करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा? 90 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। दोस्तों 51 का सही ऑप्शन है 15 दिन के लिए। डी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा, 15 दिन के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 52। किसी व्यक्ति के अपहरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच का विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा की जा सकती है, ऐसे न्यायालय द्वारा की जा सकती है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह व्यक्ति अपहृत किया गया है। ऐसे न्यायालय द्वारा की जा सकती है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वहाँ ले जाया या छिपाया या निरुद्ध रखा गया है, किया गया है। दोनों में से किसी भी जगह, उपरोक्त में से किसी भी जगह नहीं। दोस्तों 52 का सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी का, उपरोक्त दोनों में से किसी भी जगह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 53। गलत कथन बताना है हमें। आ पर वस्तु विशेष की विशेष समय और स्थान पर चोरी करने का अभियोग है। यह अवश्य नहीं है कि आरोप में वह रीति अपवर्णित हो जिससे चोरी की गई है, चोरी की गई। आ पर बा के साथ कथित समय पर कथित स्थान में छल करने का अभियोग है और आरोप में वह रीति जिससे आ ने बा के साथ छल किया अपवर्णित करनी होगी। आ पर कथित समय पर और उस कथित स्थान पर मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग है। आरोप में आ द्वारा दिए गए साक्ष्य का वह भाग वर्णित करना होगा जिसका मिथ्या होना अभिकथित है। आ पर कथित समय और कथित स्थान पर बा की हत्या करने का अभियोग है। आरोप में वह रीति वर्णित करनी होगी जिससे आ ने बा की हत्या की है। यही ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होगा? विचारण का संचरण लोक अभियोग द्वारा किया जाना। सीआरपीसी की धारा 207 का अनुपालन, दोषी होने का अभिवचन, अभियोग का सारांश बताया जाना। मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण की प्रथम प्रक्रिया है दोस्तों अभियोग का सारांश बताया जाना। 54 का सही ऑप्शन डी होगा। आइए 55।
बा को घोरपति कारित करने के लिए आ का विचरण किया जाता है और वह दो सिद्धि किया जाता है, तत्पश्चात बा मर जाता है, तो आपराधिक मानववध के लिए आ का पुनः विचरण किया जा सकेगा। आपराधिक मानववध के लिए आ का पुनः विचरण नहीं किया जा सकेगा। न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 55 का सही ऑप्शन है आपराधिक मानववध के लिए आ का पुनः विचरण किया जा सकेगा, यह सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, अपराधों का संबंध परिभाषित है दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में? 315, 320, 321, 330। सभी को पता है 320 महत्वपूर्ण धारा हमारी, इसमें ठीक है संबंध का परिभाषित किया गया है 320 CRPC, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मामलों में दो सिद्धि व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं होगी। जहां उच्च न्यायालय के केवल 6 माह से अनाधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित है किया है। यहाँ सेशन न्यायालय केवल 500 रुपये से अनाधिक जुर्माने के दंडादेश पारित किया है। यहाँ प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल 1 माह से अनाधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित करता है सभी दशाओं में। दोस्तों 57 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जहाँ उच्च न्यायालय ने 6 माह से, ठीक है, यह ऑप्शन हमारा सही होगा ए, अपील नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निम्न में से किसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं है? निर्देश का नहीं है, पुनर्विलोकन का, पुनरीक्षण का, या फिर उपरोक्त सभी का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में है। दोस्तों इसका निर्देश का हमारा चैप्टर है, पुनरीक्षण भी है, लेकिन पुनर्विलोकन हमारे इसमें CRPC में नहीं है, बी ऑप्शन सही होगा 58 का। आइए 59, अग्रिम जमानत परिभाषित दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में है? 436, 37, 38, 39। उम्मीद करता हूँ सभी ने इसका ऑप्शन लगा लिया होगा। हमारे ST/SC एक्ट पढ़ा था, उसमें प्रावधान था 438 से, कि 438 अग्रिम जमानत के बारे में परिभाषित है, बताती है, और 438 का लागू ना होना ST/SC में देखा था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति दी गई है किस धारा में? 481, 82, 83 और 83 में, या CRPC में कहीं नहीं। जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 482, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, ठीक है। 482 में हमको दिया है अंतर्निहित शक्ति सेशन न्यायालय की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे 60 क्वेश्चन, 20-20 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब संविधान स्टार्ट होता है। अब संविधान को यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन इसके स्किप करेंगे। अब हम डायरेक्ट पूछेंगे अगले हमारे चैप्टर SC/ST एक्ट पर, जैसे 1989 पर, ठीक है। इनके संविधान हमारे इसमें नहीं है, इसको हटा दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधान निम्न में से किस परिस्थितियों में आकर्षित होते हैं? जब अपराधी अनुसूचित जाति जनजाति सदस्य हो, परिवादी अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हो। जब अपराधी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो और परिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य हो। जब परिवादी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो और अपराधी अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो। जब अपराधी अनुसूचित जाति का सदस्य हो और परिवादी एक शासकीय सेवक हो, तो आकर्षित होते हैं। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, जब एक परिवादी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो और अपराधी अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हो, ठीक है। ये बता चुका हूँ आपको विवाद कई बार में, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ये ST/ST पर लागू होता है, अन्य पर नहीं, ध्यान रखिएगा। यदि कोई ST/SC हैं आपस में है विवाद, तो फिर वो एक लागू नहीं होगा, अन्य व्यक्ति होना जरूरी हो है, ठीक है। बाहर का व्यक्ति ST/SC नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को उसके मकान, गांव, निवास स्थान को छोड़ने हेतु विवश करता है या कराता है, तो वह दंडनीय होगा, ठीक है। दंडनीय होगा दोस्तों यदि वो SC/ST का नहीं है तो। कितने साल के लिए? कम से कम 6 माह से कम ना होने वाले, परंतु जो 5 वर्ष तक हो सकता है कारावास से। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन
जो कोई लोक सेवक होते हुए किंतु अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य ना होते हुए, सही बात है। जानबूझकर अपने कर्तव्य का जिनका अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन पालन किया जाना अपेक्षित है, कम से कम कितने कारावास से दंडनीय होगा? 6 महीने से, 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 5 वर्ष से। दोस्तों कम से कम 6 महीने, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अत्याचार निवारण के लिए राज्य शासन विशेष न्यायालय गठन की निम्न धारा के अंतर्गत करेगा, ठीक है, धारा 14 के अंतर्गत। राज्य सरकार विशेष न्यायालय की स्थापना करेगी, किसी सेशन न्यायालय को। आइए ये हमारे हुए कंप्लीट SC एक्ट। आइए एक्साइज एक्ट देखते हैं। आबकारी अधिनियम मध्य प्रदेश का बहुत पुराना एक्ट है हमारा, दोस्तों चले आ रहा है, ये आज भी है वर्तमान में, ठीक है। SC एक्ट ये महत्वपूर्ण, ये हमारे एक्ट हैं, इन्हें विशेष तौर पे आप देखिएगा। और आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 और 80। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 212 में परिभाषित मादक औषधि से विपरीत है। क्या आशय है? केवल भांग, केवल गांजा, केवल चरस या उपरोक्त सभी? सही ऑप्शन दोस्तों हमारा उपरोक्त सभी होगा यहाँ पर। 81, सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए ऐसी दुकान जिसमें मादक द्रव्य की बिक्री होती है कि बंद रखने का आदेश निम्न में से कौन दे सकता है? जिला मजिस्ट्रेट, आबकारी आयुक्त, आबकारी निरीक्षक, न्यायिक मजिस्ट्रेट। दोस्तों पावरफुल होगा हमारा जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पर देगा, ये ऑप्शन सही। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत मादक द्रव्य के अवैध कब्जे के लिए अधिकतम दंडादेश है, कितना है? 6 महीने का कारावास और 1,000 रुपये, 1 साल का कारावास और 2,000 रुपये, 1 महीने का कारावास और 100 रुपये, 1 महीने का कारावास और 1,000 रुपये। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा होगा 85 का ऑप्शन नंबर बी, 1 साल कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, 1 साल का कारावास और 2,000 रुपये तक का जुर्माना। आइए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमारे। अब ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट को भी दोस्तों मैं स्किप कर रहा हूँ, ये हमारे अब इसमें एक्ट में नहीं है, ठीक है। अब आते हैं NDPS एक्ट में, देखते हैं 87 क्वेश्चन। मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम की धारा किस धारा के अंतर्गत स्वापक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? 4, 5, 6, 7। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धारा 5 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। मादक द्रव्य और मनोउत्तेजक पदार्थ परामर्शदात्री समिति, इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी, कितनी होगी? 5, 10, 15, 20, 25। दोस्तों की संख्या का जो प्रावधान बताया गया है वो है 20 सदस्य अधिकतम संख्या होगी, इससे अधिक नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। जो कोई व्यक्ति मादक द्रव्य या मनोउत्तेजक पदार्थ का विधि विरुद्ध भारत में आयात करता है या भारत से निर्यात करता है अर्थात पोतातरण करता है, निम्न कारावास से दंडनीय होगा। कठोर कारावास के लिए जो 10 वर्ष से कम नहीं किंतु जिसे 20 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा, ठीक है। साधारण कारावास के लिए जो 10 वर्ष से कम का नहीं होगा परंतु जिसे 10-20 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। दोस्तों 89 का सही ऑप्शन हमारा, कठोर कारावास के लिए जो 10 वर्ष से कम का नहीं होगा परंतु जिसे 20 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा, सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 90। धारा 10 मादक द्रव्य तथा मनोउत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाकर राज्य सरकार अनुज्ञा देगी अथवा विनियमन करेगी, निम्न में से कौन सा कथन सही है, चुनना है। अफीम का उत्पादन और निर्माण तथा पुस्तरण पॉपी का उत्पादन, औषधि अफीम का निर्माण और निर्माण ऐसी सामग्री से जिसे निर्माता कब्जे में रखने हेतु विधि पूर्वक अधिकृत हो। मादक द्रव्य का तथा मनोत्तेजक पदार्थों का भारत में आयात या भारत के बाहर निर्यात। मनोत्तेजक पदार्थों का विनिर्माण, अधिपत्य, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, विक्रय, क्रय का उपभोग तथा प्रयोग। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा यही होगा डी, ठीक है। ये हमारे 90 क्वेश्चन। आइए 91। निम्न में से किसे धारा 41 मादक द्रव्य तथा मनोउत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत वारंट तथा प्राधिकार जारी करने की शक्ति नहीं प्राप्त है? किसे नहीं है? जिला मजिस्ट्रेट को नहीं है, महानगर को नहीं है मजिस्ट्रेट को, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं है, या द्वितीय वर्ग
मजिस्ट्रेट जिस राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो। जिस राज्य सरकार ने विशेष रूप से अधिकृत किया हो उसको तो है ही भैया, ठीक है। उसके बाद प्रथम वर्गों को भी है, महानगर को भी है, जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। सही ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा एक्ट हमारा आर्म्स एक्ट आयुध अधिनियम। यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है। कोई भी व्यक्ति कोई आग्नेयास्त्र या गोला बारूद अर्जित नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा और ना वहन करेगा जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। सही ऑप्शन दोस्तों यही हमारा ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन बताना है यहाँ पर हमें। अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से वहाँ इनकार करेगा जहाँ की ऐसी अनुज्ञप्ति उस व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है जिसके बारे में अनुज्ञापन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी आयुध गोला बारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से आयुध अधिनियम और किसी आयुध या गोला बारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से आयुध अधिनियम द्वारा प्रतिबद्ध है, विकृत का है, ठीक है। लोक शांति सुरक्षा बनाए रखने या लोकक्षेम के लिए वहाँ जरूरी है। व्यक्ति के स्वामित्व में या कब्जे में पर्याप्त संपत्ति नहीं है। 93 का सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे में पर्याप्त संपत्ति नहीं है, ये ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आइए 94, जो कोई किसी आयुध या गोला बारूद को विधि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाने या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को समर्थ बनाने के आशय से अपने कब्जे में रखेगा, कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि हो सकेगी कितनी, 3 वर्ष और जुर्माने से दोनों से, 5 वर्ष जुर्माने से दोनों, 7 वर्ष जुर्माने से दोनों, 2 वर्ष जुर्माने से दोनों। दोस्तों 94 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर गा सी, 7 वर्ष जुर्माना तो जुर्माने से दोनों से, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 95, किसी भी व्यक्ति को विधि विरुद्ध आग्नेयास्त्र के अर्जन और कब्जे के लिए तब तक अभियोजन नहीं किया जा सकेगा जब तक वह इसकी अनुमति निम्न अधिकारी से नहीं ले ली जाती। न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, स्टेशन न्यायालय, तो वो को अनुमति लेनी होगी जिला मजिस्ट्रेट से। दोस्तों ये हमारा 1997 का प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा, यहाँ हमने उन एक्टों को स्किप किया जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, जो अब नहीं रहे सिलेबस में। दोस्तों ये हमारा 97 का एक्ट कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे अगला पेपर 2003 का, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।